हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो आज हम पीआरएस कंपाइलेशन की जो हमारी सीरीज़ है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जो एनुअल पॉलिसी रिव्यू पीआरएस के द्वारा रिलीज़ किया जाता डॉक्यूमेंट है, उसमें सारे के सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, बिल्स, एक्ट्स वगैरह सारे कंपाइल्ड वे में रहते हैं और एक गवर्नमेंट के द्वारा ही आपको समरी प्रोवाइड की जाती है। इसका आप देखोगे कि तो कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम उसी को कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि सारे के सारे जो बिल्स और एक्ट्स हैं इनको एक कंपाइल्ड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम समझ सकें और इनका एनालिसिस भी यहाँ पे दिया जाएगा ताकि वो आपके मेंस के एग्जाम में यूज़फुल हो। बेसिक्स से कवर करेंगे ताकि जो भी नया स्टूडेंट है उसको साथ ही साथ जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिक्स भी मिलते जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाउ द गवर्नमेंट टैकल्ड द कोविड-19। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने। कुछ हमने बिल्स भी डिस्कस किए थे। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको अनअकैडमी द्वारा 3 मेगा बैचेस रिलीज किए जा रहे हैं फॉर द यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। ठीक है, 27 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुके हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये तीनों में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनसे डायरेक्टली पढ़ने का मौका मिलेगा। पूरा सिलेबस का कवरेज किया जाएगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी, जिसका एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देयर विल बी डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन एज वेल एज द इंटरव्यू प्रिपरेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्रैक यूपीएससी सीएससी 2021। राइट, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय, सब्सक्रिप्शन लेते समय जो रेफरल कोड है स्टडी आईएएस, अगर आप इस कोड को डालते हैं तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं यहाँ पर 64,000 से जो पैसा है ये कम होकर 57,600 हो गया है। तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट को जल्द से जल्द अवेल करें और स्टडी आईएएस का कोड डाल के सब्सक्रिप्शन लें। आप 24 मंथ का भी ले सकते हैं और 12 मंथ का भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। बात करते हैं कि यहाँ पर अब अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस एट 7:30 PM। यहाँ पर आपको मे प्रीलिम्स के लिए डेली टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, जिसका डेली एनालिसिस टॉप एडुकेटर प्रोवाइड करते हैं और यहीं पर आपको रैंकिंग भी देखने को मिल जाती है। आपको रैंकिंग आएगी आपके नाम से कि आपने पूरे के पूरे जो सारे के सारे टेस्ट टेकर्स हैं उनमें से किस लेवल पर परफॉर्म किया है। तो आपका खुद का एनालिसिस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि वन ऑफ द नीड ऑफ द यूपीएससी सीएससी। ठीक है, और आप एक चीज़ यहाँ से एक और भी नोट कर सकते हैं कि आपको पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपका पॉलिटी में आपने काफ़ी अच्छा कर लिया, जबकि हिस्ट्री में आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो नॉर्मल जब आप टेस्ट देते हैं तो उस चीज़ को कैच करना मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मिलेगी, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप बेकार कर रहे हैं और कहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो ये सीरीज आप, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। देखिए, स्टडी आईएएस का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि स्टडी आईएएस भी जो आपको फैसिलिटीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है ये भी आप अवेल कर सकें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम ये सारे जो कंटेंट्स हैं इन कंटेंट को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, फाइनेंस एंड इंडस्ट्री हो गया, जनरल इलेक्शन 2019 इसका बहुत छोटा सा ब्रीफ लेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या हुए, और इस पूरे टॉपिक जो फाइनेंस है इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं। इसमें बजट भी आ जाएगा, टैक्सेशन लॉज, ये सारे जो बिल्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसके क्या हाईलाइट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि आप रनिंग नोट्स बना पाएँ। देखिए, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बट इफ़ यू आर मेकिंग द रनिंग नोट्स इट विल बी अ एक्टिव लर्निंग एंड यू विल बी गेनिंग मोर कंटेंट थ्रू इट। ठीक है, तो एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंस एंड इंडस्ट्री। तो फाइनेंस एंड इंडस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है जनरल इलेक्शन 2019। इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। देखिए,
मई 2019 में जो इलेक्शन थे ये कंक्लूड हुए और 17th लोकसभा का गठन हुआ यहाँ पर, जिसमें जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उन्होंने मेजोरिटी हासिल की और सरकार बनाई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो पार्टी के नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना है कि इनमें से कौन सी नेशनल पार्टी है, कितनी नेशनल पार्टी होती हैं और क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो टोटल 8 नेशनल पार्टीज अभी एग्जिस्ट करती हैं एज ऑफ नाउ। ये सारी पार्टीज का नाम एक बार मैं बोल देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 8 पार्टीज हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं एज ए नेशनल पार्टी। अब हम बात करेंगे कि नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज होते हैं। उन 3 क्राइटेरियाज में से अगर आप एक भी फुलफिल करते हो तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हो। तो तीनों क्राइटेरिया भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्राइटेरिया ये है कि कम से कम आपकी 2% सीट्स आनी चाहिए जो कि 3 डिफरेंट स्टेट से आई हो। ठीक है, आपकी 2% सीट जो है वो 3 डिफरेंट स्टेट से आई हो। जो टोटल सीट्स आई है लोकसभा में उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। फिर बात करें कि जो पूरे के पूरे वोट्स डाले गए हैं लोकसभा में उनका कम से कम आपके पास 6% जो वोट्स हैं वो आपके पास आए हों 4 या 4 से अधिक राज्यों से, स्टेट से। सेकंड में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया 6% वाला, यहाँ पे हमने 2% वाला। इसमें 6% के साथ एक चीज और है, कम से कम आपने 4 जो सीट्स हैं लोकसभा की ये तो कम से कम जीती ही हो। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया ये है कि आप कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी का आपके पास स्टेटस हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हो। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप याद रखिएगा, पॉलिटी में भी आप ये कवर करेंगे। फिर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो ये होता है कि पूरे जब हम देश के इकोनॉमी की बात करते हैं, देखिए एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। 12th में भी इस तरीके से डिवाइड किया इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो में एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करेंगे और मैक्रो में पूरा जो देश है। तो नेशनल इनकम जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे, जीडीपी आता है। तो जीडीपी होता क्या है, देखो एकदम सिंपल भाषा में समझे तो जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द नेशनल टेरिटरी। जो हमारे इंडिया की टेरिटरी है उसमें जो चीज़ें बनाई गई हैं, सर्विस दी गई है हमने, तो जितना भी पैसा हमारा सब मिला के आया उसको हम जीडीपी बोलेंगे, तो दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, तो जीडीपी एक नेशनल इनकम को निकालने का एक तरीका हो गया। और यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ये अगर आपने इकोनॉमिक्स किया है तो आपको आता होगा। एक बार हम ब्रीफ में इसको भी समझ लेते हैं। तो रियल जीडीपी क्या होता है, देखिए इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी एक बॉक्स बनाती है। ठीक है, उस एक बॉक्स का जो प्राइस है आज की डेट में वो 10 रुपये है। अब आज से हम 20 साल बाद गए, फिर भी वो कंपनी एक ही बॉक्स बना रही है, बट जो उस बॉक्स का प्राइस है वो 100 रुपये हो गया है। तो अगर हमने मान लीजिए 10 साल बाद कैलकुलेट किया, ऐसे ही हर चीज़ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो हो सकता है कि वो सामान उतना ही बना रहा हो, फिर भी यहाँ पर आपको जो जीडीपी है उसमें एक लार्ज डिफरेंस देखने को मिले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, ज़्यादा गुड्स बना दिया, तो आंसर इज नो। यहाँ पे हमने बनाया तो एक ही बॉक्स, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। जब हम इसको बेस प्राइस मान लेते हैं, जो एक बॉक्स उसकी मैं प्राइस 10 ही गिनूंगा, चाहे किसी भी साल कोई भी इन्फ्लेशन चल रहा है, एक्चुअली में इन्फ्लेशन हुआ ना, महंगाई की वजह से बढ़ा, तो इन्फ्लेशन इज महंगाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं और सिंपल इसी टर्म्स में बात को समझने की कोशिश करते हैं, जीडीपी निकालते हैं, तो इसको बोला जाता है रियल, क्योंकि रियल है ना, यही तो असली बात बता रही है हमको। फिर अगर हम जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट करें जो आज के करंट इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके, तो वो ये वाला होगा 100 रुपीज़ वाला, इसमें इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी इंक्लूड कर देंगे। इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि रियल जीडीपी का एस्टीमेट 2019-20 में 5%, जो कि 2018-19 में 6.1% आ रहे थे, और जो नॉमिनल जीडीपी है उसके आए 7.5%। ये एक्चुअली ग्रोथ है,
इन जीडीपी की कि पिछले साल के रिस्पेक्ट में अभी कितनी ग्रोथ हुई, सिंपल बात से। और कांस्टेंट प्राइजेस पे बात की जा रही है, करंट प्राइजेस नहीं, जो कांस्टेंट है उस पर बात की गई है, राइट। तो ये हमने बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझा कि इसमें स्टेट ऑफ इकोनॉमी जब दिखाया गया है तो इसमें क्या क्या टर्म्स इंक्लूड किए हैं, इन टर्म्स को हमने समझ लिया है ब्रीफ वे में। एक्चुअली आप देखिए कि गवर्नमेंट आपसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम ले रही है तो उसका रीजन एक्चुअली यही है कि जब आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो उनको समझ पाओ, उनको इंटरप्रेट कर पाओ और साथ ही साथ लिख भी पाओ, तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। तो सारी की सारी बेसिक इकोनॉमिक्स हम साथ ही साथ में डिस्कस भी कर ले रहे हैं, तो स्टैटिक पोर्शन में भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आपने नहीं किया है तो आप समझ भी लोगे, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। देखिए इन्फ्लेशन भी ना दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक होता है होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंतर कुछ नहीं है। देखिए जब भी कोई भी सामान बनता है तो पहले थोक में बिक्री होती है, मतलब काफ़ी सारे ग्रुप्स में बिक्री करते हैं इसको किसी बड़ी जगह पर जो काफ़ी सारा सामान खरीदता है, तो हम क्या बोलते हैं, होलसेल का सामान आ गया। फिर ये अलग अलग बीच में लोगों को देता जाता है और फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो ये हो गया अपना रिटेल प्राइस और ये हो गया अपना होलसेल प्राइस यहाँ पे, राइट। तो जो होलसेल प्राइस पे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई निकाली जाती है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे, और जो रिटेल प्राइस पे निकाली जाती है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन यहाँ पर मेजर की गई जो 5.9% आई, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 2020, जो कि 3% से हायर थी इन अप्रैल 1919। तो यहाँ पे 2019, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाई इंक्रीज आया है इन्फ्लेशन में, ठीक है। अब देखिए ये आपको जो नंबर्स हैं यहाँ पर, ये नंबर्स बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साल दर साल ये नंबर बदलते हैं। बट हाँ आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए किसके अप्रॉक्स ये नंबर लाई कर रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड दिया होगा, देखिए यहाँ पे सीपीआई है और डब्ल्यूपीआई है, इन दोनों की बात की गई है। और ये नीचे ट्रेंड दिया है कि किस तरीके से बढ़ा और घटा। तो ये आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि बढ़ रहा है, घट रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। ज़रूरी नहीं है आप पर्टिकुलर हर एक नंबर को याद करके रखें, बट आपको ओवरऑल एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आप देख सकते हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ा है और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ था अक्टूबर 19 तक और फिर उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया और लगभग ये फिर सेम चलने लगे। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए इन्फ्लेशन जो है रिकमेंड किया गया है कि जो इन्फ्लेशन है 2 to 6% के बीच में होना चाहिए फॉर आइडियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज वेल एज द जीडीपी। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वेरियस इंडिकेटर्स की बात की गई है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 2019 को बताते हैं कि इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोड्यूस किया। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर क्या कहा है कि जो 78% है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 14% माइनिंग सेक्टर से आता है और 8% जो है इलेक्ट्रिक सेक्टर से आता है। इसमें भी अगर आप एकदम डेप्थ में जाओगे तो देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज। उन 8 कोर इंडस्ट्रीज को मिला के जो आईआईपी है वो बनता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये 8 जो है, ये 8 कौन कौन से सेक्टर से आप देखोगे तो रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये 8 आपके सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके आईआईपी बनता है। ये आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर ये सब ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं, ग्रोथ के नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो आप समझिए कि आपकी टेरिटरी आपकी इंडिया हो गई। अब इंडिया काफ़ी सारा सामान खरीदता बेचता है, कहीं से रेमिटेंस आते हैं। रेमिटेंस मतलब जो इंडिया के लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग पैसा वापस भेजते हैं इंडिया में। तो देयर इज अ ट्रेड गोइंग ऑन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए पूरे के पूरे वर्ल्ड से इंडिया के, इन सबको रिफ्लेक्ट किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो इसमें एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप ये मान लीजिए कि जो काफ़ी लॉन्ग टर्म वाले फंडिंग वगैरह होती हैं उनको बोलते हैं। और करंट अकाउंट जो काफ़ी जल्दी जल्दी हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे लिखा है ना, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज रेमिटेंस और डिविडेंड पेमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं। आप जब इकोनॉमी करोगे तो ये आपको आराम से समझाया जाएगा। यहाँ पर हम एक ब्रीफ आइडिया लेके आपको समझा रहे हैं ताकि अगर आपको आता हो ये चीज़ तो रिवाइज हो जाए और नहीं आता हो तो आपको हल्का आइडिया हो जाए ताकि आप समझ सकें आगे, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मोटे मोटे तौर पर क्या होता है। फिर हम बात करेंगे करंट अकाउंट जो है ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो देखिए अगर हम मान लीजिए एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं
इम्पोर्ट से, मतलब कि कोई सामान हम ज़्यादा बेच रहे हैं बाहर और ख़रीद कम रहे हैं, तो इसका मतलब पैसा कहाँ आएगा? अगर हम बेच ज़्यादा रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि करंट अकाउंट क्या हमारा सरप्लस हो, मतलब कि ज़्यादा हमारे पास पैसा रहे। बट अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये रहती है कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं बेच मतलब एक्सपोर्ट करने से, तो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट चलता है। तो वही बात यहाँ पर रखी गई है कि द सरप्लस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज जनरली यूज्ड टू फाइनेंस द कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस आता है, मतलब कैपिटल अकाउंट जो है दो अलग अलग है, मैंने बताया आपको। जो लॉन्ग टर्म वाले में से पैसा वापस आता है, जो सरप्लस रहता है उससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है उसको फाइनेंस किया जाता है, ताकि जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बैलेंस्ड रहे। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, सीएडी है, इस ये कम हो गया था। देखिए ये दिस इज नैरोड डाउन टू 1.0% ऑफ जीडीपी इन अप्रैल 2019। अगेन this number is not mandatory, but you should remember that it has narrowed down in the recent past। ठीक है, और अगर आप नंबर भी याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करने ही वाले हैं। फिर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन की। देखिए जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता कम होता है, महंगाई बढ़ती कम होती है मार्केट में, वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होती है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस हैं यहाँ पर आरबीआई लेती है, ताकि वो जो पूरी की पूरी इन्फ्लेशन चल रही है या पर्टिकुलर वही करेंसी ज़्यादा आ गई है, फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है, इन सबको कंटेन करने के लिए मंथली पॉलिसी रिलीज किया जाता है आरबीआई द्वारा, बाय मंथली पॉलिसी, जो कि मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा गठित, मतलब आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि बाय मंथली पॉलिसी निकालती है इन सबको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसमें जो रेपो रेट है, रेपो रेट एकदम नॉर्मल टर्म्स में समझे तो बैंक, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, आपने सुना होगा एसबीआई वगैरह, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं उन्हें, तो इन सारे बैंक्स को आरबीआई जो है वो लोन देती है। ठीक है, उनसे ये लोन लेके जो बैंक्स हैं ये आगे किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को देते हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन को लोन मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो डेवलपमेंट में लगाएगा। ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करेगा, तो इससे क्या होगा, पूरी कंट्री की ग्रोथ होगी और जो इकोनॉमिक साइकिल है ये अच्छा चलेगी। ठीक है, तो रेपो रेट वह वो रेट होती है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अब अभी क्या चल रहा है, अभी मंदी चल रही है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर कि जो ग्रोथ है हमारी, ये ग्रोथ कम होती जा रही है। कोविड का इम्पैक्ट है, उससे पहले भी हम देख रहे थे कि सीरियस ग्रोथ हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा था ग्रोथ में। तो यहाँ पर आरबीआई क्या चाह रहा है, आरबीआई चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से लोन लें। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो क्या, पूरी जो इकोनॉमिक साइकिल है दैट विल रिवाइव। राइट, तो दिस ये सारी जो चीज़ें हैं ये आरबीआई के द्वारा की जाती हैं यहाँ पे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके। तो अभी रेपो रेट को कम किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बताया 4.4% मार्च 2020 में देखने को मिली। करेंटली मैं बात करूँ तो लगभग 4% इज़ द रेपो रेट एज ऑफ नाउ, दैट इज आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 28 जुलाई 2020। तो या दिस इज द रेपो रेट। फिर हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट बोरो मनी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है, ये भी आप इकोनॉमी में पढ़ोगे किस तरीके से बाकी बैंक्स हैं वो ओवरनाइट मनी बोरो कर सकते हैं आरबीआई से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा। तो इन सब के जो परसेंटेज हैं ये आरबीआई मैनिपुलेट करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन आता है महंगाई, और जब पैसा कम होने लगे किसी भी वैल्यू वस्तु का तो उसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन हो रहा है। तो उससे भी लड़ना है, क्योंकि ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया तो मतलब कि मार्केट में पैसा नहीं है, तभी तो पैसा नहीं है, तभी तो डिफ्लेशन हो रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो वो भी स्थिति बहुत बेकार होती है, क्योंकि उस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट समझे और देखे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें इनका यूज़ होता है। ठीक है, अगेन इकोनॉमिक्स सर्वे 2019-20 रिलीज हुआ था, ये निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने रिलीज किया था ऑब्वियसली। इसके कुछ हाइलाइट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने कंसोलिडेटेड वे में जितना इन्होंने समराइज करके दिया है, इतना समराइज बहुत कम जगह मिलता है। तो अब देख लेते हैं इनको कि सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रस्ट है मार्केट में ये बढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग द ट्रस्ट इन द मार्केट इज़ द नीड। ठीक है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, जो कोई मान लो नया बंदा आ रहा है, एक नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको भी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है।
सो दीज पॉलिसीज इंक्लूड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फॉर द न्यू एंट्रेंट्स, जो कि नया बंदा आ रहा है उस इंसान को पूरा का पूरा इनोवेशन किस तरीके से वो कर सकता है पूरे के पूरे मार्केट में, इसकी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे फेयर कंपटीशन मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कंपनी है वो कमाते जा रही है कमाते जा रही है कमाते जा रही है और दूसरा कोई बंदा आ रहा है तो उसको साइडलाइन कर दिया जा रहा है मेल प्रैक्टिसेस द्वारा। तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो देयर शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। देन देयर शुड बी एलिमिनेटिंग पॉलिसीज विच आर अननेसेसरी अंडरमाइन मार्केट थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा इंटरवेंशन हो जाता है किसी मार्केट पॉलिसी में, किसी पॉलिसी के द्वारा। तो ऐसी पॉलिसी जिसमें जो गवर्नमेंट ज़्यादा उनको मैनिपुलेट करे या इंटरवीन करे ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों को हटाना चाहिए ताकि जो मार्केट है मार्केट प्योर कंपटीशन बेसिस पे चल सके। ठीक है। इसमें साथ ही साथ जो फॉरेन ट्रेड है इसको भी बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई वगैरह हमारे इंडिया में आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो और फिर अगेन जो साइकिल है इकोनॉमी की वो रिवाइव करती रहे, है ना। यहाँ पे ट्रस्ट इन मार्केट जरूरी है। फिर यहाँ पे एक और बात की गई है कि स्केलिंग ऑफ द बैंकिंग सेक्टर टू प्रोपोर्शनेट द साइज ऑफ इकोनॉमी। देखिए हमारा जो देश है इसकी इकोनॉमी काफ़ी लार्ज है। ठीक है, हम एक्सपायर कर रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। तो इस ऐसे केस में इतनी बड़ी जब इकोनॉमी हो रही है, थर्ड थर्ड नंबर पे हमारी इकोनॉमी आज भी परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में है पूरे वर्ल्ड में। तो जब ऐसी इकोनॉमी है तो हम देखेंगे जो बैंकिंग सेक्टर उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स हो रहा है, आपने सुना होगा बैंक्स के मर्जर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ से ड्राइव होती हैं। फिर हम बात करें कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो द सर्वे नोटेड दैट इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज डिसप्रोपोर्शनेटली अंडर डेवलप्ड गिवन द साइज ऑफ इकोनॉमी। जो भी मैंने बात की वही यहाँ पे कही जा रही है कि इसकी ग्लोबल टॉप 100 मतलब पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखेंगे हम, तो उसमें देखेंगे कि जो इंडिया का है, इंडिया का सिर्फ एक ही बैंक उनमें आता है जबकि इंडिया की साइज इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे बैंक है उनका मर्जर करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे ताकि वो टॉप 100 में आ पाए। इससे क्या होगा, काफ़ी सारी जो लेकुनाज हैं, काफ़ी ज़्यादा जो रीच नहीं पहुँच पा रहा है गवर्नमेंट का, वो इस मर्जर से पहुँच पाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें और भी चीज़ें बोली जाती हैं कि जो एम्प्लॉय है इनको स्टॉक ओनरशिप दिया जाए एट ऑल लेवल यूजिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब जो फिनटेक बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल चले जाओ, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, साथ ही साथ जो एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है उसको भी स्टॉक ओनरशिप, उसको भी एक तरीके से ओनरशिप बनाया जाए, जो कि गवर्नेंस में भी ओनरशिप हो, साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल चीज़ों में भी वो शेयर्स खरीद सके तो उसमें भी, ताकि क्या हो उसको इंसेंटिव मिले काम ज़्यादा करने का, राइट। देयर इज एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो कि अब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रही हैं या फिर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है, तो उनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, उनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले छोड़ दिया जाए ताकि जो इफेक्टिव काम है प्राइवेटाइजेशन का वो किया जा सके। प्राइवेटाइजेशन से हो सकता है कुछ नुकसान हो, जैसे कि कार्टेलाइजेशन का डर रहता है, बट देयर आर मैनी बेनिफिट्स सच एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हमने सुना होगा पीपीपी जो मॉडल से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ होता है प्राइवेटाइजेशन का, तो वो सारी यहाँ पे बात की जा रही है करने की। फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स फॉर क्रिएशन ऑफ जॉब्स। ठीक है। तो जो सारे नेटवर्क कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबल वैल्यू चेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सब का इंडिया में एक एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करो ताकि क्या हो, जो जॉब्स हो वो सारी क्रिएट हों। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ समरी लिया इकोनॉमिक सर्वे 2019 का। फिर हम बात करते हैं फाइनेंस की। अब यहाँ पर हम बजट देखेंगे कि बजट की हाइलाइट्स क्या थी। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये काफ़ी सारे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे पढ़ने भी हैं आपको 2020 के प्रीलिम्स के लिए। बट आपको यहाँ पे ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको मेन की हाइलाइट्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सोचती है कि ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेटेड वे में चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं। ठीक है। तो यूनियन बजट रिप्रेजेंट किया गया। इस यूनियन बजट की हाइलाइट्स क्या है, अब देखिए ये यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं दैट इज़ ओके, बट यू शुड हैव जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि कितना नंबर हो सकता है अराउंड अराउंड। एग्जैक्ट नंबर भी यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको की पॉलिसीज़ यहाँ पे ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या पॉलिसीज़ यहाँ पे डेवलप की गई हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की अगर बात करें
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि द गवर्नमेंट अनाउंस्ड पार्शियल गारंटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगेंस्ट द फर्स्ट 10% ऑफ लॉस फॉर फंड्स प्रोवाइडेड पूल्ड मैनर एनबीएफसी। देखिए आपने सुना होगा कि हाल ही में आईएलएंडएफएस क्राइसिस हुआ था, आईएलएंडएफएस। तो उसमें क्या है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन वो क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रही हैं। तो जो ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको जो बैंक्स हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ये सारे के सारे जो पैसा है ये पूल्ड मैनर में प्रोवाइड करें, फंड प्रोवाइड करें एनबीएफसी को। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो इन चीज़ों की जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है इसके जो पहला 10% का लॉस अगर हुआ तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है कि पहला 10% गवर्नमेंट पे कर देगी। तो यहाँ पर पार्शियल गारंटी ली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ एनबीएफसी टू द पीएसबी, राइट। यहाँ पर देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन भी किया गया है, मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया गया है ताकि वो मार्केट में पैसा डाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन भी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें बोरोइंग की, तो देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो इंडिया में है, इंडिया में गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक, मतलब इंडिया अपने अंदर से ही पैसा उठाती है। गवर्नमेंट है वो इंटरनल जो प्लेयर्स होते हैं उनको ही सामने से बॉन्ड रिलीज करती है और उनसे ही पैसा उठा के मार्क अपना यूज़ करती है। जबकि बाहर के देशों में देखोगे तो काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो बाहर से काफ़ी सारा पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रही है तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो रेज द पार्ट ऑफ इट्स बोरोइंग अब्रॉड इन फॉरेन करेंसी। तो गवर्नमेंट भी बाहर से पैसा उठाएगी इन फॉरेन करेंसी। तो ये भी बात की जा रही है, बोरिंग को बढ़ाएगा ताकि ताकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इन सबको कंटेन किया जा सके और इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता है और वेरियस अलग चीज़ों में लग सकता है जो कि डेवलपमेंट में काम आए। फिर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि ₹100 लाख करोड़, मतलब इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में नेक्स्ट 5 ईयर्स में खर्च करने का इन लोगों ने विजन देखा है, जिसमें 2018 से 2030 तक ये 50 लाख करोड़ जो है रेलवे में ही इन्वेस्ट किया जाएगा थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये टर्म्स यहाँ पर आपको ये जो टर्म्स है ये जरूर याद रखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये जो है अब जैसे ये पॉलिसी, अब ये पॉलिसी बदलने वाली नहीं है ना, 100 लाख करोड़ ये तो रहेगी, तो ये दिस टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। फिर हम बात करें कि जो ये वाला यूनियन बजट 2019 था, 1920 था, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ कुछ मेजर टैक्स चेंजेस किए गए। वो सारे टैक्स चेंजेस हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए। तो आप देखोगे कि सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, देखिए सरचार्ज क्या होता है, आप जब भी टैक्स देते हो, मान लीजिए आपका टैक्स आया 10,000 रुपये, ठीक है, आपकी इनकम थी 1 लाख, उसमें से आपका टैक्स आया 10,000 रुपये। अब ये क्या है, ये तो पूरा टैक्स ही है, आपकी इनकम तो 1 लाख थी। अब इस 10,000 पे भी अगर टैक्स लगता है, मतलब कि आपका इतना सारा टैक्स आया इसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं सरचार्ज या सेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब सरचार्ज इज द टैक्स ऑन टैक्स। नाउ देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज, बोथ मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, बट जो सेस है ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लिया जाता है। मतलब कि मान लीजिए स्वच्छता के लिए लेंगे तो स्वच्छता सेस बोल देंगे उसे, एडुकेशन के लिए ले लेंगे तो एडुकेशन सेस बोल देंगे, क्योंकि सरचार्ज ये जनरल टर्म्स में यूज होता है। तो ये याद रखना आप कि सेस और सरचार्ज में अंतर क्या होता है और ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अर्लियर 15% सरचार्ज और इनकम टैक्स वॉज लेविड फॉर इंडिविजुअल अर्निंग, ठीक है। अब इस सरचार्ज को बढ़ा के क्या है 25% कर दिया गया है, जो कि 2 करोड़ से 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक। जो लोग 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपीज़ के बीच में कमा रहे हैं उनके लिए 25% यहाँ पे सरचार्ज कर दिया गया है, और जो लोग 5 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनके लिए 37% यहाँ पे सरचार्ज कर दिया गया है। अब देखिए ये अगेन परसेंटेज आर नॉट इम्पोर्टेंट बट यस कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज वॉज इम्पोर्टेंट। कॉर्पोरेशन टैक्स, देखिए कोई भी कंपनी जो होती है वो कंपनी जब टैक्स देती है अपने एनुअल टर्नओवर पे तो उसको अपन बोलेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेशन ही तो है। तो यहाँ पर पहले 250 करोड़ से अगर एनुअल टर्नओवर नीचे है तो दे हैव टू गिव 25% टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस रेट के अकॉर्डिंग 25% के अकॉर्डिंग इनको देना पड़ता था। अब ये जो 250 करोड़ का थ्रेशोल्ड है इसको बढ़ा के 400 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेस लिया जा रहा है आपसे, कि जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सेस की जरूरत है वो भी लिया जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इसके लिए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आएंगी मार्केट में
तो आप देखेंगे कि जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन व्हीकल्स की वजह से हो रहा है, ये कम होगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इनको प्रमोट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ टैक्स के एक्सेम्पशन दिए गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीजें समझी। अब देखिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल बिल 2019 है, फाइनेंशियल बिल एक तरीके से वही बिल होता है जिसको हम बोलते हैं बजट। अगर ये पास हो जाता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं बजट की ये लागू में आ जाती हैं। तो इन्होंने कुछ कुछ एक्ट्स को यहाँ पर अमेंड किया है, जैसे सेबी एक्ट, आरबीआई एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। ये सारे एक्ट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, और आपने अगर इकोनॉमी कंप्लीट कर ली तो इनको अच्छे से पढ़ा होगा। एक ब्रीफ ले लें तो ये कहें कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये सेबी जो है इस इंस्टीट्यूट को बनाती है। ये सेबी इंस्टीट्यूट देख रखता है कि क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है सिक्योरिटीज़ का, और उनको पूरा का पूरा रेगुलेशन यहाँ पर किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। आपने सुना होगा ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। तो ये सारे चीज़ों को क्या कौन मैनेज करेगा, तो सेबी यहाँ पर मैनेज करता है सिक्योरिटी के एक्सचेंज को। सारे बैंक्स और एनबीएफसी को आरबीआई मैनेज करता है, तो आरबीआई एक्ट। और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट भी आरबीआई को स्ट्रेंथन करता है कि वो बाकी के बैंक्स हैं उन पर अपना प्रोहिबिशन कर सके किसी चीज़ के लिए अगर उसको रिक्वायर्ड है, और रेगुलेट कर सके किसी चीज़ के लिए। तो ये तीनों एक्ट्स में यहाँ पर अमेंडमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जब फाइनेंशियल बिल 2019 अप्रूव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ब्रीफ लिया कि जो बजट है 2019-20 किस तरीके से था। अब हम देखते हैं कि यूनियन बजट 2020 और 21 में किस तरीके से आया। तो यहाँ पे की हाइलाइट्स देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे बोला गया कि इतना सारा ये लोग 30,42,230 करोड़ रुपीज़, मतलब आप समझ रहे 30 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा जो है ये इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी इतना। तो ये जो रिवाइज एस्टिमेट है ये उससे 12.7% ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। ये बाकी कुछ और यहाँ पर आपको फिगर्स दिए हैं। हम बात करें कि फाइनेंस बिल 2020 मतलब कि जो बजट 2020 के लिए आया था उसमें क्या क्या की प्रपोजल्स हैं जो हमको याद रखना है एकदम अच्छे से। तो हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स का जो रेट है यहाँ पर ये आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स चेंज हुआ है। देखिए पहले क्या होता था, 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है एनुअल, तो फिर क्या आपको कोई पेमेंट नहीं भरनी है, यहाँ पे टैक्स रेट आपका 0 है, ठीक है। अब क्या है, अभी भी 0 है, ठीक है। अब अगर आप 5 to 7%, वो 5 लाख to 7.5 लाख कमाते हैं, तो ये आपकी एनुअल इनकम है, तो आपका पहले 20% जो टैक्स था उसको कम करके 10 कर दिया गया है, और 7.5 से 10 लाख तक का 15 कर दिया गया है। तो 20 को हटा के यहाँ पर 10 और 15 कर दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये फिगर्स आपको याद रखना। फिर 10 लाख और 12.5 के बीच में 30% था, उसको भी यहाँ ने इन्होंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। 5-5 पे आप देखोगे तो 0 से स्टार्ट किया है 10, फिर उसके बाद 5-5 करके इंक्रीज करते रहे, और अब 15 लाख तो तब भी 30% था और अभी भी 30% ही है। फिर यहाँ पर एक बात और है, ये बात याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है। काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज में मैंने खुद आते हुए भी देखा है इसको, कि इनकम टैक्स एक्ट जो है, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये डिफाइन करता है कि रेजिडेंट कौन है इंडिया का। तो यहाँ पर रेजिडेंट के लिए क्या डेफिनेशन दी है, इन्होंने ये बोला है कि जो कोई भी इंसान अगर पिछले 182 डेज से रह रहा है एक साल में, तो 182 डेज या 182 डेज से ज़्यादा रहता है एक साल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। या फिर इसमें एक और कंडीशन है, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो पिछले 4 सालों से रह रहा है यहाँ पे, और टोटल मिला के इंडिया में जितने दिन रहा है ये कम से कम 365 डेज थे, ठीक है। तो उस केस में जो ये वाला 182 डेज जो हमको कम से कम एक साल के अंदर ही अंदर चाहिए, इस वाले को घटाकर 120 डेज कर दिया गया है मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक और बार रिपीट कर देता हूँ अगर डाउट है तो। मान लीजिए आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। जब आप इंडिया में रह रहे हैं तो एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। इसमें से आप इंडिया में कितने दिन 365 डेज रह सकते हो मैक्सिमम, इनमें से आप कम से कम अगर 182 डेज रहते हो तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 182 डेज नहीं रह पाते हो पर आप पिछले 4 सालों से इंडिया में रह रहे थे, जिसमें से जो टोटल अगर हम मिलाएं तो वो इतने सारे
सालों के दिन, जितने दिन आप इंडिया में रहे वो 365 डेज या उससे ज़्यादा है, तो आपका जो 182 डे वाली ज़रूरत है उसको घटा के 120 कर दिया जाएगा। मतलब कि उस वाली कंडीशन के फुलफिल होते ही अगर आप एक साल में 120 डेज भी रहे हो तो भी आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर कर लिए जाओगे। ठीक है। यहाँ पर एक और बात की गई है, जो 120 डेज वाली लिमिट है ये सिर्फ उन्हीं को एप्लीकेबल है जो कि जिनकी इनकम जो है, फर्दर द लोअर लिमिट ऑफ 120 डेज इज ओनली एप्लीकेबल टू पर्सन हैविंग इनकम मोर देन रुपीज 15 लाख। ठीक है, 15 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो तभी ये चीज़ एप्लीकेबल है। फिर हम बात करते हैं डिविडेंड। बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात करते हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में ऐसा है कि कोई भी जब कंपनी होती है वो अपना, आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे और मान लीजिए वो कंपनी ग्रो की तो उसका शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब आपने जो शेयर 10 रुपये में खरीदा था वो आज जाके हो सकता है 1000 रुपये हो जाए। तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 900। तो 900 क्या हुआ? तो आपका प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी का भी प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, मतलब जितना पैसा उसने इंक्रीज किया उसका कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देगी। तो जब शेयर होल्डर के द्वारा शेयर होल्डर के लिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पर एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अभी रिमूव कर दिया गया है और ऐसा बोला गया है कि जो टोटल रिसिपेंट है उसके पास जितना ही पैसा है उसी से हम टैक्स लेंगे, और ये यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है 2020 में। ठीक है। फिर जो फॉरेन रेमिटेंसेस, मतलब बाहर से जो लोग पैसा भेजते हैं इंडिया में, ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस, उस पर जो टैक्स था उस पर भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। देखिए क्या किए गए हैं। द फाइनेंस एक्ट प्रोवाइड दैट ऑल द रेमिटेंस मेड आउटसाइड इंडिया in excess of 7 lakh rupees under the liberalized remittance scheme will be taxable at 5% rate। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो टोटल रेमिटेंस आएंगे बाहर से इंडिया में, तो उनका जो टैक्सेबल, उस पे जितना टैक्सेबल रहेगा तो वो जो रेट रहेगी वो रहेगी 5% बस। क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस यहाँ पर आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कंट्री है उसमें यहाँ पर एक तरीके से पैसा आए। ठीक है। और अगर आपने जो रेमिटेंस है वो कुछ ऐसे काम के लिए दिया, मान लीजिए एजुकेशन लोन या कोई ऐसे अच्छे काम के लिए दिया है, तो उसको घटा के 0.5% भी टैक्स यहाँ पे लिया जा सकता है। ये अक्टूबर 1 2020 जो आने वाली है उस वहाँ से ये इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब वहाँ से ये ऑपरेशनल हो जाएगा, फोर्स में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। फिर यहाँ पर कुछ बिल्स आते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, okay friends, so we will discuss the Taxation Laws Amendment Bill 2019. Recently it has been passed by the Parliament. So basically पहले क्या था, ये एक ऑर्डिनेंस था। अब उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने जारी किया था 123 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, उसको रिप्लेस करके बिल लाया गया। इस बिल में दो चीज़ें अमेंड की गई। क्या क्या? पहला कि इनकम टैक्स एक्ट है उसमें अमेंड किया गया, दूसरा फाइनेंस एक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 है तो उसमें वो क्या क्या अमेंड करता है। तो इट अमेंड्स टू एक्ट्स, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट एंड द फाइनेंस एक्ट। ठीक है। असली में ये बिल किस लिए है? ये बिल है बेसिकली जो डोमेस्टिक कंपनीज, मतलब जो इंडिया की खुद की कंपनीज हैं, इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको वो लोअर रेट प्रोवाइड कर सके अगर वो लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं कुछ डिडक्शन को। मतलब कि मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत सारा पैसा, कुछ 10,000 रुपये कमा रही है, अब वो जो पैसा कमा रही है उनके पास मौका मिलता है कि वो कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकें। जब उसने 10,000 रुपये कमाए और उसमें से 1,000 रुपये मान लीजिए कि उसको टैक्स देना था, अब वो क्या करेगा? वो ये दिखा देगा कि मेरे 500,000 रुपये तो पहले ही इस काम में लग चुके हैं, जो टैक्स का ही काउंट होगा उसमें डिडक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा? इफेक्टिवली आपको 5,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं, हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों में क्लेम्स होते हैं। तो ऐसे क्लेम्स अगर वो कंपनी नहीं करती है तो उनका टैक्स रेट कम होना चाहिए। सो फॉर दिस दे हैव मेड द लॉ, दैट इज टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। ओके। सो इट ऑल्सो अमेंड सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेवाई ऑफ सरचार्ज ऑन द कैपिटल गेन्स। तो जो कैपिटल गेन्स होता है, किसी भी कंपनी का जो गेन होता है कैपिटल, उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है उसके उसमें भी कुछ यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं जो अमेंडमेंट करता है, जो अमेंड चेंज करते हैं। देखिए, तो इन्होंने क्या बोला है कि 22% ऑफ द टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। देखिए, जो भी कंपनी आज की डेट में
400 करोड़ रुपए तक कमा रही है, ठीक है, उसका एनुअल टर्नओवर कितना है 400 करोड़, तो 400 करोड़ के अंदर जितने भी कंपनी है तो किस पे कितना सीधा यहाँ पे 25% रेट लग रहा है। ओके, अब क्या है कि ऐसी कंपनी जो 400 करोड़ से भी ज़्यादा एनुअल टर्नओवर है तो वहाँ पे 30% है, ठीक है। अब ये बिल प्रोवाइड करता है कि कोई अगर ऐसी कंपनी है इनमें से ही जो कि अपने जो डिडक्शन है वो क्लेम ना करे, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो वो द रेट ऑफ 22% पे टैक्स दे सकती है इफ दे डू नॉट क्लेम सर्टेन डिडक्शन, राइट। अब देखिए डिडक्शन, अब किस किस चीज़ों में डिडक्शन होता है ये भी हमको समझने की जरूरत है। तो हम देखेंगे द न्यू स्टेब्लिश्ड यूनिट्स इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर आए और बिजनेस करें। तो यहाँ पर कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप क्लेम नहीं करते हो या फिर कुछ नई प्लांट या मशीनरी जो कि बैकवर्ड एरियाज में, तो वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे भी डिडक्शन होते हैं। या फिर अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐसी जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स पे से कुछ डिडक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पीएम केयर्स फंड की बात भी करें तो हमने देखा था पिछली वीडियो में कि पीएम केयर्स फंड में भी आपको टैक्स डिडक्शन का मौका मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो पीएम केयर्स फंड की बात नहीं करी है, बट यहाँ पर अगर इन इन चीज़ों में से अगर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो तो आपका ऑप्शन मिलता है कि आप इस रेट पर भी अपना टैक्स भर सकते हैं, ठीक है। ये बिल ये प्रपोज करता है। फिर ये क्या बोलता है, 15% टैक्स रेट ऑन फॉर द न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। देखिए वी हैव सीन दैट राइट नाउ देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग ट्रस्ट, और यहाँ पर हमने बात की थी कि हमको नए जो नए स्टार्टअप्स हैं न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उनको प्रमोट करना है, तो उनमें यहाँ पे बात की जाती है कि उनको सिर्फ 15% टैक्स से ही काम करना, मतलब चल जाएगा उनका भी। तो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैन ऑप्ट आउट ऑफ टू पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। और उसमें भी यही कंडीशन है कि ये लोग भी डिडक्शन अगर अपना क्लेम नहीं करें तो जो न्यू कंपनीज है उनको क्या मिलेगा, उनको 22 भी नहीं, उनको सिर्फ 15% भरना है। ये दूसरी बात, ये जो बिल है ये प्रपोज करता है। फिर अच्छा, अब ये जो नई कंपनी है मतलब न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक और कंडीशन इन्होंने दे दी है, इन्होंने कुछ कंडीशन दे दी है कि दे शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड आफ्टर September 30, 2019 and should start manufacturing before April 1, 2023. These dates you have to remember, ठीक है। ये क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं कि आपका जो स्टार्टअप है September 30, 2019 के बाद स्टार्ट होना चाहिए और आपको काम करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए April 1, 2023 तक, ठीक है। दिस विल दिस विल इंक्लूड कंपनीज, अब दिस विल नॉट इंक्लूड, यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, ऐसी कोई कंपनी यहाँ पे ना आ जाए जो कि पहले कोई बड़ी कंपनी थी, उन्होंने टैक्स रिडक्शन क्लेम किया, अब उन्होंने क्या किया, वो स्प्लिट हो गई और बोल दिया कि हम तो नई कंपनी है, तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि वो सेम कंपनी बार बार इस बेनिफिट का लाभ उठा लेगी। तो यहाँ पर बोला है कि दे शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। ऐसा ना हो कोई कंपनी पहले से टूट जाए या फिर दो कंपनियां मिल के फिर हम बोलें कि नई कंपनी है, तो दीज कंपनी विल नॉट बी गिवन दिस बेनिफिट, ठीक है। या फिर किसी ऐसे बिजनेस में engaged इन एनी बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, कोई अगर ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा काम कर रही है तो यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। या फिर एक ऐसा प्लांट या मशीनरी यूज कर रही है जो पहले से ही इंडिया में यूज हो चुकी है, एक्सेप्शन कुछ है यहाँ पे, तो ऐसी कंपनियों को भी यहाँ पर ये जो 15% वाला डिडक्शन है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू टैक्स रेट, जो न्यू टैक्स रेट की यहाँ पे बात की गई है तो ये कौन कौन चूज कर सकता है, तो ऐसा है कि कंपनी के पास ऑप्शन रहेगा दैट व्हाट दे वांट टू चूज, इफ दे कैन ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रेट स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 2020, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जिसको असेसमेंट ईयर क्या 2020 से 21, मतलब असेसमेंट ईयर जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर से +1 में चलता है, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप स्टार्ट अपना ऑप्ट कर सकते हो कि आपको 22 वाला चाहिए, मतलब डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, और फिर आपको 22 वाला चाहिए या फिर आपको डिडक्शन को क्लेम करना है। अगर एक बार आपने ऑप्शन को चूज कर लिया फिर सारे के सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो ऑप्शन ही चलेगा, ठीक है। Now, if companies choose a new option, do not follow certain condition, they cannot exercise the new option for that year and the subsequent year. अगर ये कंपनी जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, जो कंडीशन है मतलब
जो कंडीशंस थी यहाँ पे हमने ऊपर देखी ये फॉलो नहीं करती हैं तो फिर उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020, ठीक है, ये भी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। तो हमने अभी तक टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल देखा, उसके सारे लॉज देखे। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल है ये क्या क्या चीज़ें प्रपोज करता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा मार्च 2020 में पास कर दिया गया। ये क्या करता है, ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना डायरेक्ट टैक्स, तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। विवाद से विश्वास ये बेसिकली है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व पेंडिंग डिस्प्यूट्स ऑफ द इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। मतलब कि आपने कुछ इनकम टैक्स भरा और जो अथॉरिटी है और आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, आपको लगता है कि ये मैंने ज़्यादा भर दिया है, ये नहीं भरना था, और अथॉरिटी कह रही है ये भरना था, तो देयर इज अ डिस्प्यूट, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द फीचर्स इन दिस इंक्लूडेड इन दिस एक्ट, राइट। देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक अपेलेंट बनाने की बात करता है। तो अपेलेंट मतलब कौन, अपीलेंट मतलब जो अपील कर रहा है वो। तो यहाँ पर कौन कौन अपील कर सकता है उसकी डिफाइन की। तो द बिल डिफाइंस एन अपेलेंट एज द पर्सन हु इन whose case an appeal or petition filed by him or the income tax authority was pending before appellate forum as on 31/2020। देखिए इसमें क्या लिखा है कि बिल डिफाइन करता है अपेलेंट को, चूंकि एक ऐसा पर्सन होगा जिसने अपील कर रखी होगी। कब, तो अपील कर रखी होगी 31/2020 जनवरी से 31 जनवरी 2020 से पहले किसी ना किसी अपेलेट फोरम के अंदर। अब वो एक इंसान इंडिविजुअल भी हो सकता है, राइट, और एक कंपनी भी हो सकती है, यहाँ तक कि एक इनकम टैक्स अथॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस इनको हम बोलेंगे अपीलेंट। तो बिल ने डिफाइन कर दिया कि अपीलेंट मतलब क्या। फिर हम बात करें कि ये अपीलेंट फॉरम्स जो मैंने बोला, तो अपीलेंट फॉरम्स भी क्या होते हैं ये भी डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर हाई कोर्ट हो गया, या फिर आपका हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इन केसेस में जो है इनको बोलेंगे हम अपीलेंट फॉरम्स, ठीक है। अब इन्होंने जब अपीलेंट फॉरम्स में फाइल कर दिया तो आगे क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपका रेजोल्यूशन होगा। एक जो भी पूरा बिल है ये प्रपोज करता है एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर विच एन अपीलेंट कैन फाइल अ डिक्लेरेशन टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू इनिशिएट रेजोल्यूशन फॉर द पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट, ठीक है। तो जो पूरी की पूरी अथॉरिटी रहेगी यहाँ पर वो डिसाइड करेगी कि कितना पैसा देना है, और ये पूरा काम रहेगा आपका 15 डेज के अंदर अंदर। द अपीलेंट मस्ट पे द अमाउंट विद इन द 15 डेज। अथॉरिटी आपको बता देगी 15 दिन के अंदर कितना पैसा पे करना है, और अपीलेंट को यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फायदा क्या है, देखिए अब इस बिल में ऐसा फायदा है कि यहाँ पर कुछ कुछ केसेस में आपको काफी कम पैसा पे करके भी ये जो पूरा डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। देखिए द अमाउंट पेबल बाय एन अपीलेंट फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और फी। मतलब कि आपका आपके हिसाब से जिस चीज में डिस्प्यूट है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट में डिस्प्यूट है, या टैक्स में पे करने में डिस्प्यूट है, पेनल्टी में, जिस भी चीज में डिस्प्यूट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेमेंट पे करना है वो आएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आप मार्च 31 2020 के बाद अपील करते हैं इस बिल के अकॉर्डिंग, अगर आप मार्च 31 2020 के बाद अपील करते हैं तो आपको थोड़ा एडिशनल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, इसमें आपको आराम से समझा गया। द सोन अमाउंट विल रिड्यूस्ड बाय द 15%। यहाँ पे ये वाला एक केस हम अभी लेते हैं, पहले टेबल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि मान लीजिए आपका डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट किस वजह से है, तो डिस्प्यूट है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स से संबंधित। अगर आपने मार्च 31 2020 से पहले किया तो जितना आपका अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड है ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसके बाद करते हो तो यहाँ पर 10% आपको जो टोटल अमाउंट डिस्प्यूटेड टैक्स का है उसको आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। मतलब ये अमाउंट तो पे करना ही है, प्लस आपको ये अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप मार्च 31 2020 से रिजोल्यूशन कर लो, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए आपका फी, इंटरेस्ट और पेनल्टी से रिलेटेड है, तो आपको 25% ऑफ द अमाउंट करना पड़ेगा पे। और अगर आप मार्च 31 2020 की बात करते हो तो ये तो करना ही है, प्लस आपको 5% भी करना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर देखते हैं यहाँ पे क्या बात की गई है। तो यहाँ पर आपको एक और छूट दे दी गई है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जो अपील है ये इनकम टैक्स अथॉरिटी ने की है, मतलब कि आप
का कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा है कि आपने पैसे कम भरे हैं, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी अपील करेगी आपके खिलाफ। तो उस केसेस में जो अमाउंट रहेगा ये डायरेक्टली 50% से रिड्यूस हो जाएगा। या फिर अपीलेट फॉरम जो है, अपीलेट फॉरम ने आपके बिहाफ पर पहले ही डिसीजन दे चुका हो, और जो अपीलेंट अथॉरिटी उसने ऊपर जाके मतलब किसी एक हायर अपीलेट फॉरम पे अपनी अपील जाहिर की हो, ठीक है। आपने एक छोटे अपीलेट फॉरम पे गए, मान लीजिए हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में आपके फेवर में डिसीजन आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप उससे ऊपर वाले, अगर आपके फेवर में डिसीजन आ गया तो मतलब आपको तो पैसा देना नहीं है यहाँ पे। अब क्या हुआ, इससे ऊपर जो अपीलेंट अथॉरिटी या फिर इनकम टैक्स वाली अथॉरिटी जिसको लेना था पैसे, उसने सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो अपील कर दी। तो उस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप गलत हो, तो पहले तो आपको सही बोला गया था, तो इस केसेस में भी आपको जो 50% है यही अमाउंट देना पड़ेगा। सो दिस जोन दैट द अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड बाय द 50%। आई थिंक यू गॉट दिस बिल। दिस बिल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। चलिए एक और बिल देख लेते हैं। देखिए इस बिल में क्या बात की गई है, तो इस बिल में बात की गई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल के बारे में, ठीक है। ये जो बिल है ये भी पास हो चुका है, दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया। अब इस बिल में बात की गई है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, सबसे पहले तो इनको डिफाइन करेंगे कि ये वही कौन सी सर्विसेज होती हैं। फिर यहाँ पर इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी, मतलब कि बिल कहता है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। क्या करेगी वो अथॉरिटी? दैट विल डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल सर्विस मार्केट, राइट। तो जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विस मार्केट है यहाँ पर, उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स होते हैं, ये बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ बोला गया है कि दिस विल बी अप्लाइबल, दिस विल अप्लाई टू ऑल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेटअप अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, ठीक है। तो आईएफएससी के अंदर होता क्या है, आईएफएससी के अंदर एक इस तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के दोनों अवेल कर सकते हैं, और ऑफर हो सकता है उनको इन द फॉरेन करेंसी, राइट। एक और मैं आपको समझाता हूँ, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं, ये रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों के लिए ऑफर की जा सकती हैं, रिसीव की जा सकती हैं इन द फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, तो इसमें बात की जा रही है। अब देखिए शुरू में क्या बोला था कि अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस मार्केट को यहाँ पे रेगुलेट करना है, डेवलप करना है, कोई एक बॉडी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बिल कहता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है ये बनाई जाएगी। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 मेंबर्स रहेंगे, यहाँ पे लिखा है ना 2 मेंबर्स। तो देयर विल बी 2 मेंबर्स and these two members will be given by the central government, okay. Now this central government will constitute a search committee, and on the recommendation of the search committee these two members will be there in the international financial service center authority. So इस सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में हमने जाना कि जो बिल है ये कहता है कि एक आईएफएससी अथॉरिटी बनानी चाहिए। अब ये जो फंक्शन क्या रहेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, रेगुलेट करना रहेगा। हाँ रेगुलेट तो करना ही पड़ेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह सबको। साथ ही साथ यहाँ पर उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी रेगुलेट किया जाएगा जो कि आईएफएससी द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करे, ठीक है। नॉर्मल को तो करना ही है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है इसको भी आप रेगुलेट करो, तो वो भी रेगुलेट यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड, अगर आईएफएससी जो पूरी बॉडी है उसको लगता है कि कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, तो वो रिकमेंड किसको करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। फिर हम देखें कि एक फंड बनाने की बात की गई, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी फंड। अब ये बिल क्या कहता है, ये बिल कहता है कि एक फंड बनाया जाए। अब इस फंड के अकॉर्डिंग इस फंड में पैसा आएगा कैसे, जो भी ग्रांट्स फीस, ये सारी जो अथॉरिटी आईएफएससी अथॉरिटी कुछ तो फीस चार्ज करेगी, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है क्योंकि अथॉरिटी सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रही है। तो ये जिन भी कंपनीज जो यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस मार्केट्स में, तो ये उनसे क्या करेगी, उनसे फीस चार्ज करेगी या फिर उनको ग्रांट देगी।
तो इन सारी चीज़ों के लिए जो पैसा आएगा या जाएगा उसके लिए एक फंड होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का फंड बनाने की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात की गई कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एफएससी में फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ पर जो भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है, अब देखिए जब फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी का भी इशू आ जाता है, स्ट्रेटेजी का भी इशू आ जाता है कि क्या एकदम से इन्फ्लेशन ना आ जाए किसी पर्टिकुलर करेंसी के रिस्पेक्ट में, जो इंडियन करेंसी एकदम से डिवेल्यूएट ना हो जाए, तो सबको देखना पड़ता है। तो इस ये सब कौन देखेगा? यहाँ पे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आईएफएससी बात करेगा या फिर कोऑर्डिनेट करेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रांजैक्ट द फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और बिल को अच्छे से समझा, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छे बिल की बात की गई है। इस बिल को पढ़ने में भी काफी मजा आएगा आपको कि ये बिल है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2019। अब देखिए, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स से मतलब समझिए यहाँ पे अनरेगुलेटेड क्या मतलब कि जो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है। डिपॉजिट स्कीम क्या? अरे कोई भी डिपॉजिट स्कीम जिसमें आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। तो आपने सुना होगा कि कुछ पॉन्जी स्कीम चलती हैं, स्कैम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपसे पैसे जो हैं पैसे जमा करा लिए जाते हैं और बोलते हैं कि एक दिन में पैसे डबल कर देंगे या 2 दिन में पैसे डबल कर देंगे, बट असली में ये एक फ्रॉड होता है। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर रोकने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए, the bill provides for a mechanism to ban unregulated deposit scheme and to protect the interest of the depositors। मतलब जो लोग पैसे जमा करते हैं वो डिपोजिटर हो गए, तो उनका इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे और जितने भी अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स हैं इन सबको हम बैन कर देंगे। राइट, अब ये जो पूरा स्कीम है मतलब बिल है, तो ये बिल कहता है कि ये 3 बिल्स को या फिर 3 लॉज को जो एक्ट बन चुके हैं उनको अमेंड करेगा। तो वो कौन कौन से लॉ में देख लेते हैं। देखिए, आरबीआई एक्ट 1934, सेबी 1992 और एक और ये याद रखना एकदम, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर बात की गई है कि इनको भी यहाँ पर अमेंड किया जाएगा इस बिल के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में थोड़ा समझा। अब यही चीज ये बिल भी करता है। ये क्या करता है? ये डेफिनेशन देता है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की। ठीक है, ये कहता है कि डिपॉजिट स्कीम सबसे पहले किसको बोलेंगे, तो कोई ऐसी ऐसी स्कीम जिसमें क्या हुआ हो कि पैसा, ठीक है, पैसा आपने जमा किया हो। अब वो जो पैसा है, जैसे अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, दैट कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक इट कैन बी इन लोन। ठीक है, आपने कहीं से लोन किसी को दिया हो, या फिर आपने किसी एक ऐसे एडवांस के थ्रू दिया हो, आपने किसी भी मीडियम के थ्रू दिया हो जिसमें सामने वाला जिसने पैसे लिए हैं और आप डिपोजिटर हो, तो सामने वाले ने गारंटी दी हो कि वो आपको पैसा प्रोवाइड करेगा या फिर उसकी उसी पैसे की बराबर की इक्विवेलेंट सर्विस को भी प्रोवाइड करेगा और उसका टाइम उसने एग्जैक्टली बताया ना। तो ऐसे केस मतलब आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि जब आप पैसा दे रहे हो और यहाँ पे ना ही टाइम बताया जा रहा है और वो प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे रिटर्न करने की, तो एक तरीके से ये डिपॉजिट हो गया ना। बट यहाँ पर जो अनरेगुलेटेड है, तो ऐसी चीजों को यहाँ पर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बोला जाएगा। सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि पॉन्जी स्कीम्स या फिर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो कि एक तरीके से स्कैम होती है, क्या है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा है कि कुछ जनरली भी वर्क करती है, बट स्टिल यहाँ पर क्योंकि अनरेगुलेटेड होते हैं तो यहाँ पर काफी चांस हो जाते हैं स्कैम होने के, तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है हमको डिपॉजिटर्स को। तो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजों को, जैसे कुछ डिपॉजिट्स को यहाँ पर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के दायरे में नहीं लिया गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने अपने रिलेटिव से लोन लिया, क्या तो वो क्या आपने उनको डिपॉजिट ले लिया, तो वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाएगी रिलेटिव वगैरह वाला। या फिर आपने पार्टनर्स जो आपके पार्टनरशिप फर्म में है वहाँ से आपने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिया है, तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड हेयर। राइट, अब ऐसा है कि द बिल लिस्ट 9 रेगुलेटर्स, यहाँ पे 9 रेगुलेटर जो आरबीआई हो गया, सेबी, ऐसे कर करके 9 रेगुलेटर्स की बात की गई है जो ये जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स है इन पर अपनी नजर रखेंगे। Right? They will oversee and regulate various deposit taking schemes. All the deposit taking schemes are required to be registered with the relevant regulator। अब जिस भी एक्ट के अंदर कोई स्कीम अगर जैसे आती है, जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर डिपॉजिट स्कीम निकाली है,
वो जिसके अंदर भी आना चाहिए, जिस भी लॉ के अंदर आना चाहिए, अगर आपने उसको पर्टिकुलरली रजिस्टर नहीं कराया है तो वो अनरेगुलेटेड हो गई, और वहाँ पर उसको ये जो 9 यहाँ पर रेगुलेटर्स बनाए हैं इस बिल ने, उनको वो इसको ओवरसी करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और पनिशमेंट भी है तो नीचे आपको पनिशमेंट वगैरह बता दी जाएगी, ठीक है। आगे हम इसी बिल से रिलेटेड जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं इनको देखते हैं कि इस अगर आपने अनरेगुलेटेड स्कीम्स जैसी चीज़ों से आप इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। अब इन्वॉल्व होने का मतलब भी यहाँ पे बता दिया गया है कि रन करते हो आप किसी ऐसी अनरेगुलेटेड स्कीम का, या फिर प्रमोट करते हो, ऑपरेट करते हो, आप पैसे लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, या फिर फ्रॉडलेंटली डिफॉल्ट करते हो, जानबूझ के डिफॉल्ट करते हो ऐसी किसी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का, मतलब कि आपने कोई एक डिपॉजिट स्कीम है, भले ही वो रेगुलेटेड भी हो, पर आपने फ्रॉडलेंटली उसमें मतलब जानबूझ के उसने आपने कुछ डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने कोई फ्रॉड कर दिया, तो उस केस में वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपने जो डिपॉजिटर का मनी है, उसमें उस मनी को आपने ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है जो कि एक रॉन्ग है, ठीक है। तो इफ यू आर wrongfully इंड्यूसिंग द डिपॉजिटर्स मनी टू इन्वेस्ट इन द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, मतलब आपने क्या किया, किसी डिपॉजिटर से मनी लिया और उसको ऐसी स्कीम्स में लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफेंसेस के ऊपर तरह काउंट की जाएंगी, और यहाँ पर आपको मिलेगी 7 साल तक की जगह, 200 से 2 से 7 साल तक की सज़ा मिलेगी, और जो फाइन रहेगा आपको 3 to 10 लाख रुपीज़ तक का फाइन भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस बिल, व्हाट दिस बिल इज अबाउट एंड व्हाट दिस बिल टॉक्स अबाउट। आगे बढ़ते हैं इस बिल के बारे में। हमने ये बिल हमने खत्म कर लिया है, फिर हम नेक्स्ट बिल की बात करते हैं, तो दैट इज चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019, ठीक है। अब इस बिल को भी अच्छे से स्क्रूटनी कर लेते हैं कि ये बिल क्या कहता है। तो ये बिल जो ऊपर वाला बिल है उसी से रिलेटेड बिल है, ठीक है। सबसे पहले जो चिट फंड है हमको ये समझने की जरूरत है चिट फंड क्या होता है, ठीक है। अब चिट फंड में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, और मान लीजिए ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ऐसे करके हमने यहाँ पे 3 लोग ले लिए। तो इन तीनों ने क्या करेंगे, तीनों अपना अपना पैसा है एक फंड में बनाएंगे, चिट फंड बनाएंगे उसको, ठीक है। अब इस चिट फंड को बनाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक तरीके से चिट निकाली जाएगी, मतलब कि आपने देखा होगा ना कि इन तीनों में से कोई भी चिट निकालेगा, और जिसके पास वो जो चिट का था, जिसके पास सही चिट आ गई, तो क्या होगा, जो पूरा का पूरा पैसा है जैसे सी के पास आ गई, तो सी यहाँ पे विनर हो गया, तो पूरा का पूरा पैसा सी के पास चला जाएगा, और वो जो सी है वो एक तरीके से लोन की तरह लेगा उस पैसे को, और इंटरेस्ट भरेगा बी को और ए को। तो यहाँ पर एक ये ऐसा नहीं हो गया कि ये जुआ जैसा नहीं हो गया कि आपने पैसा डाला और जिसके पास जिसकी किस्मत हुई उसमें आ गया, वैसा नहीं है। यहाँ पर पूरा एकदम सही तरीके से आपको रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। अपने लोन तरीके से आपको कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो वही चिट फंड की बात की जा रही है यहाँ पे कि चिट फंड में से कुछ यहाँ पे रेगुलेशन कड़क करने की यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द एक्ट रेगुलेट्स चिट फंड एंड प्रोहिबिट्स द फंड फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना आपको चिट फंड स्टेब्लिश नहीं करने हैं। देखिए चिट फंड में यहाँ पे बात की गई है कि पीपल एग्री कर जाते हैं कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा, मतलब अमाउंट पे करने के लिए टाइम टू टाइम, एंड पीरियोडिकली देयर इज अ वन ऑफ द सब्सक्राइबर इज चूजन, मतलब वो चिट ड्रॉ करके चूज कर सकते हैं, किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, और जो पैसा है वो इस इंसान को मिलता है, प्राइज अमाउंट फ्रॉम द फंड मिलता है, और फिर आफ्टर दैट ही है और सी हैव टू पे द मनी, रीपे द मनी। अब देखिए यहाँ पे चिट फंड की बात की गई है कि चिट फंड का जो नाम है, अभी इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे चिट बोलते हैं, चिट फंड भी बोलते हैं, और कूरी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इस अमेंडमेंट के द्वारा 2 नए नाम को जोड़ दिया गया है, ठीक है। वो नाम है फ्रेटर्निटी फंड और रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। इन दोनों नाम को चिट फंड के साथ जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पे एक और बात अमेंडमेंट किया गया है कि पहले क्या होता था, जैसे एबीसी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मान लीजिए जब चिट निकाली जा रही हो, अब सी हो ही ना हो प्रेजेंट में, तो बोलेगा मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। तो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है फैसिलिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द एक्ट स्पेसिफाई दैट अ चिट विल बी ड्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर, ठीक है। नाउ द बिल अलाउज, मतलब कम से कम 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी ये हो सकता था। अब यहाँ पे जो बिल है ये अलाउ करता है टू ज्वाइन फॉर अ सब्सक्राइबर थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो। तो आप दूर रहकर भी यहाँ पर इस चिट फंड की प्रोसेस में भाग ले सकते हैं।
ठीक है। अब एक इंसान यहाँ पे होना चाहिए जो पूरे पूरे चिट फंड को मैनेज भी करे। ठीक है, अब तीन लोग हैं, तीन लोगों ने कर दिया, बट एक मैनेजर भी तो होना चाहिए, क्योंकि असली में तो 1 2 3 लोग होते नहीं है, यहाँ तो काफी सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक मैनेजर भी होना चाहिए, उस मैनेजर का नाम है अपना फोरमैन, यहाँ पे लिखा है फोरमैन। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फोरमैन है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द चिट फंड। ओके, अब देखिए इसको कमीशन मिलता है, ये भी क्यों काम करेगा, इसको भी कमीशन मिलना चाहिए, तो इसको कमीशन मिलता है। अब उस कमीशन में यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। पहले उसको जो कमीशन मिलता था उसको 5% ऑफ द चिट फंड अमाउंट, ये इतना कमीशन मैक्सिमम मिल सकता था। अब क्या है कि जो पैसा है उसको जो कमीशन है 7% तक मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज कर दिया कि 5% से कमीशन बढ़ा के 7% तक कर दिया गया है। अब यहाँ पर फॉरमैन के यहाँ पे राइट्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बैलेंस हो गया सब्सक्राइबर के बीच में। अब यहाँ पे एक और बात की जा रही है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ चिट फंड। ठीक है, अंडर द एक्ट चिट मे बी कंडक्टेड बाय फर्म्स, एसोसिएशन और इंडिविजुअल्स। ठीक है, द एक्ट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चिट विच मे बी कलेक्टेड। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चिट फंड है यहाँ पर उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 लाख रुपीज फॉर द चिट्स कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल। तो चिट एक इंडिविजुअल कितना तक कर सकता है कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पे 1 लाख दे दिया है। फॉर एवरी इंडिविजुअल इन अ फर्म और एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है या फर्म के लिए, तो यहाँ पर बोल दिया जिसके पास 4 से कम पार्टनर्स है तो उसके लिए भी बोल दिया गया है। अब यहाँ पे 6 लाख के लिए बोल दिया गया है जो इसमें 4 से ज़्यादा पार्टनर है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 1 लाख एक इंडिविजुअल के लिए था या 4 से कम पार्टनर वाली कंपनी के लिए, फर्म के लिए, यहाँ पर 4 से ज़्यादा, उनको बढ़ा दिया गया है। तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ 1 लाख क्यों, आप 3 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला ना दैट द लिमिट इज इंक्रीज टू द 3 lakhs, तो नाउ दे कैन इन्वेस्ट ऑफ 3 lakhs। एंड इनके लिए जो 4 लाख से ज़्यादा, 4 पार्टनर से ज़्यादा है जिनके लिए सिर्फ 6 lakhs लिमिट थी, उस लिमिट को भी बढ़ा के यहाँ पे 18 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो एग्रीगेट अमाउंट जो टोटल अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चिट फंड्स विच में बी कलेक्टेड, दैट इज इंक्रीज्ड 1 लाख रुपीज फ्रॉम अ इंडिविजुअल और अ पर्सन और अ फर्म विथ less than 4 members is increased to the 3 lakh rupees. Similarly, 6 lakh rupees is increased to 18 lakh rupees here. Now we will talk about the application of the act. Now this act, basically this act do not apply where there are certain position, there are certain places where this act do not apply। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं, ये अगर कोई एक पर्टिकुलर चिट फंड इस एक्ट के बनने से या फिर इस अमेंडमेंट के बनने से पहले ही आ गया था तो वहां पर ये चीज यहाँ पे अप्लाई आपकी नहीं होगी। ठीक है, और अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर जो चिट है उनका अमाउंट इतना कम है दैट इज ऑलमोस्ट 100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो अब इस बिल ने क्या किया है, ये जो लिमिट थी 100 रुपीज की, ये हटा दी गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो 100 रुपीज जिनसे के आसपास जिनका चिट रहता था या फिर उससे कम रहता था, तो वहां पर ये एक्ट लगता नहीं था क्योंकि उनको बहुत कम वैल्यू लगती थी ये। अब ऐसा किया गया है कि इस 100 की जो लिमिट थी इसको हटा दिया गया है, और इस लिमिट के अलावा क्या कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस अपनी स्टेट टू स्टेट डिसाइड कर सकती है ये जो लिमिट 100 रुपीज की जगह कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे प्रोविजन चिट फंड के कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो एक स्कैम हुआ था शारदा स्कैम करके, दैट इज रिलेटेड टू चिट फंड ओनली, सो यू कैन स्टडी दैट। ठीक है, आप इसको गूगल कीजिए आपको मिलेगा। चिट फंड हमने समझ लिया। फिर हम बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट की। 15 मतलब यहाँ पर हमने जो बिल्स हमको आज करने थे वो आज हमने बिल्स कंप्लीट कर लिए अपने। यहाँ पर एक फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है जो हमको और डिस्कस करनी है। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, देखिए फाइनेंस कमीशन एक पॉलिटी का टॉपिक है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा अपने पॉलिटी में। यहाँ पर 14 फाइनेंस कमीशन के बाद यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन आया है जो मिस्टर NK सिंह के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब देखिए इस 15 फाइनेंस कमीशन के कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मतलब क्या होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वो सारी चीजें होती हैं, वो सारे एक तरीके से हम बोले सेक्टर्स होते हैं जिन पर 15 फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट, अपना ओपिनियन, अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। तो इनमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में भी कुछ कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए हैं। ये सारे हम एकदम जो की रिकमेंडेशंस हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली, ये देखने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें एक चीज और हुई है
कि 2020 से 25 तक के लिए थे, अभी इसको बढ़ाकर 2025 से 26 तक, मतलब 26 तक यहाँ पर 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब इसकी जो 2 रिपोर्ट है ये सबमिट होनी है। जो पहली रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आ चुकी है, तो उस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। और एक और रिपोर्ट है जो अक्टूबर 2020 लिखा है, तो अक्टूबर 2020 तक यहाँ पर आने की संभावना है। अब देखते हैं कोविड के चलते कब तक आ पाती है, बट सेकंड रिपोर्ट विल बी कमिंग सून। फर्स्ट रिपोर्ट केम, तो अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देखेंगे कि उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है। तो द की रिकमेंडेशंस आर एज फॉलोज, दैट फर्स्ट इज द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट। देखिए जो सेंटर है वो जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करता है, सेंटर भी करता है। अब क्या होता है, जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है, क्योंकि सेंटर का टैक्स कलेक्शन बेस जो है वो ज़्यादा है, तो अपना पैसा जो सेंटर है वो सेंटर टू स्टेट भेजता है, ठीक है। तो कितने परसेंटेज भेजता है, तो पहले क्या होता था, मतलब आज के टाइम पे ही तो 42% भेजा जाता था। अब ये बात की गई है जो ईयर 2021 है उसके लिए जो पैसा है 42% कौन रखता था, ये जो पैसा है ये रखता था स्टेट। अब इसको 41% करने की बात की गई है, ठीक है। जो स्टेट का शेयर है इन द सेंट्रल टैक्सेस, इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 42% टू 41%, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1% डिक्रीज किया गया है, ठीक है, दिस विल प्रोवाइड टू द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1% इन स्टेट से लिया गया है वो कहाँ जाएगा, जो नए जम्मू कश्मीर बनाए, लद्दाख बनाए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए स्टेट के सेंटर के पास बहुत सारा पैसा है, अब उस पैसे को डिवाइड करना है अलग अलग स्टेट में। अब ऐसा तो नहीं है हर किसी स्टेट को बराबर बराबर बांट दिया जाए, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, हर स्टेट की डेमोग्राफी एंड नीड्स अलग अलग है, पैसों की जरूरतें भी अलग है। कुछ स्टेट तो खुद ही खुद काफी ज्यादा कमा ले रहे हैं, तो उनको कम देने की जरूरत है। तो सारी चीजों को मिला के एक क्राइटेरिया बनाया हमने। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये ये क्राइटेरियाज बनाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देर आर 8 क्राइटेरिया। इन 8 क्राइटेरिया के बेसिस पर ही आपका जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा दैट विल बी बेस्ड, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया, सारे पैरामीटर्स आपको याद रखना है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, सबसे पहला इनकम डिस्टेंस, और ये जो है सामने ये आपको वेटेज दिया है कि कितना परसेंटेज ये चीज मैटर करती है। तो देखिए क्या बोला है, इनकम डिस्टेंस मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल वाला, हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट है तो उसको बोलेंगे जीएसडीपी। तो हाईएस्ट जीएसडीपी वाला स्टेट है, उसके रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर किसी स्टेट की कितनी इनकम है, उस इनकम की दूरी को बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। मतलब हाईएस्ट माइनस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट विल बी द इनकम डिस्टेंस। किसी की इनकम डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुई मतलब या तो वो बहुत ज्यादा अमीर है, हाईएस्ट तो वो है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मतलब वो जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसको पैसे ज्यादा देने की जरूरत है। फिर पॉपुलेशन 1971 का यहाँ पे लिया गया, जो पॉपुलेशन है 1971 के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन 2011 का लिया गया है। एरिया ऑफ द स्टेट, डेफिनेटली फॉरेस्ट कवरेज टेकन अंडर द कंसिडरेशन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पैरामीटर्स कंसीडर किए गए हैं। डिवोल्यूशन ऑफ द फंड्स टू द स्टेट्स। फिर यहाँ पे एक और बात की जा रही है कि एक और यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस थे जिसके ऊपर विचार करना था फाइनेंस कमीशन को, तो उसमें एक और चीज डाली गई है, दैट इज डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें बस इतनी सी बात की गई है कि जो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इसको जो हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या उस फंडिंग को हम ज़्यादा प्रोवाइड करें या क्या हम उस फंडिंग को कम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे जो विचार है फाइनेंस कमीशन को रखने की जरूरत है। तो इसके अंदर ग्रुप बनाए गए हैं, तो उस ग्रुप पे अब रिक्वायर्ड है कि ये जो पूरा आप ग्रुप देख रहे हो ना कि एन के सिंह उसको चेयरमैन होंगे, ए एन झा, ये लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशन देना इनकी बाकी है। तो हमको ये याद रखना है कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस में डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज देयर, दैट इज अमेंडेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस कमीशन फॉर्म्स ग्रुप्स ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे दो चीजें, दैट इज फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है ये समझेंगे, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे भी यहाँ पे ग्रुपिंग की बात की है। तो वो सारे जो ग्रुपिंग है वो क्या क्या है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन की। देखिए फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट क्या करे, अपना अपना जो डेफिसिट आ रहा है या डेप्ट आ रहा है किसका,
जैसे गवर्नमेंट का डेफिसिट आएगा अगर उसने ज़्यादा पैसा उधार ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू जितना उसने रेवेन्यू अर्न किया है, डेप्ट उसका ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। तो उसको अगर कम करना है तो यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो एज वी कैन सी हियर रिटन दैट फिजिकल कंसोलिडेशन रिफर्स टू द पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट डेफिसिट एंड द डेप्ट, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल कंसोलिडेशन। अब नाउ यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए कमेटी बनाई जाएंगी जो कि एक पूरा का पूरा यहाँ पे आपके लिए रोड मैप तैयार करके दे देंगी, ठीक है, पूरी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब इस फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर हमको काम करना है तो इसके भी कुछ टर्म ऑफ रेफरेंसेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना है भाई डेफिनेशंस, ये पूरा जो गेम है यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर ही रिवॉल्व करेगा इन द फिजिकल कंसोलिडेशन। वी विल सी दैट हाउ द deficit and the debt will be defined under the state and all over the country. So that will be one of the term of references. फिर यहाँ पे और बात की जा रही है कि अगर ऐसा ना हो कि किसी डेप्ट को हमने कहीं और पर्टिकुलर कैलकुलेशन में भी जोड़ लिया और किसी और की हम बात करें तो वहाँ पर भी उस चीज़ को जोड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, उसी पर्टिकुलर डेप्ट को जो हम नेट निकालेंगे तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम डबल काउंटिंग। तो ऐसा भी ना हो, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। फिर यहाँ पर क्या कहिए कंटीजेंट लाइबिलिटीज की बात। तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, ये जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कंटीजेंट मतलब होता है इमरजेंसी। तो किसी इमरजेंसी के दौरान, जैसे कोविड पेंडेमिक ही है, तो इस पेंडेमिक के दौरान क्या क्या लाइबिलिटीज, मतलब गवर्नमेंट को, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या पैसा देना है, कहाँ कहाँ पैसा देना है, क्या क्या उसको देने के लिए वो लाइबल है, मजबूर है, तो वहाँ उसको डिफाइन किया जाएगा कंटीजेंट लाइबिलिटीज को भी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई की जाएंगी, कहाँ पर एक्सप्लिसिट हो जाती है। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि करंट स्टेटस ऑफ डेफिसिट एंड डेप्ट एट डिफरेंट लेवल्स, और उसकी डेफिनेशन जैसे हमने पहले ही देख लिया है यहाँ पर। करंट स्टेटस जो है डेफिसिट का, उसको भी यहाँ पर डेफिनेशन को चेंज करेंगे, और रोड मैप की हमने ऑलरेडी बात कर ली गई है, तो यहाँ पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए कुछ कमेटी का जो ग्रुप है, जिसमें ऑब्वियसली एन के सिंह विल बी द चेयरमैन, मिस्टर एन के सिंह, एंड दिस कमेटी विल टॉक will discuss on the physical consolidation. Now talking about the agriculture exports. Okay, so this is the another aspect of the finance commission. देखिए, हमको पता है कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स को हमको अभी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा एक टारगेट है। अशोक दलवाई कमेटी ने हमको बोला है कि हमको जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल कर देना है लगभग 2022 तक, जब तक इंडिया के जो 75 ईयर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फाइनेंस कमीशन है उसने भी एक ग्रुप बनाया है एक्सपर्ट का। ठीक है, अब ये एक्सपर्ट का जो ग्रुप है ये बात करता है, अलग अलग रिकमेंडेशन देता है, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, देखते हैं। इन्होंने कहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाए स्टेट्स को, मतलब कि जो स्टेट अच्छा परफॉर्म किया कर रहा है उसको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए, उसको किसी चीज़ में आगे रखा जाए, इंडेक्सिंग की जाए, रैंकिंग दी जाए, ताकि क्या है, एक कॉम्पिटिटिव स्प्रेड डेवलप हो बिटवीन द स्टेट्स, एंड सारे के सारे स्टेट्स हैं वो आपस में एक्सेल करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एग्रीकल्चर प्रमोशन से रिलेटेड बात भी की गई है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब कि क्या है कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर का सामान इंपोर्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप अगर जूट को इंपोर्ट कर रहे हो, तो जूट को इंपोर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसे तरीका निकालिए कि आप जूट को इंपोर्ट ना करना पड़े, आप इंडिया में ही वो चीज़ बना लें। देयर इज अ नीड ऑफ द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब इंपोर्ट ना करें, वो खुद बनाए। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ रिलायंस कमिंग इनटू द पिक्चर हियर। ओके, नाउ दे आर ऑल्सो सेइंग दैट द हाई फार्म प्रोडक्टिविटी, मतलब किस तरीके से साइंस की जो चीज़ें हैं, या फिर जो हमने सुना होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि विज्ञान केंद्र, सॉयल हेल्थ कार्ड, सो दीज ऑल आर द साइंटिफिक टू इंक्रीज द फार्म एक्टिविटी, हाइब्रिड सीड्स। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम वैल्यू ऐड करें ताकि वेस्ट जो हो, ये कम से कम वेस्ट यहाँ पे निकले, और फार्म प्रोडक्टिविटी एकदम से हमारी मस्त हो जाए। यहाँ पर इरिगेशन की भी हमको दिक्कत ना है ना। और लॉजिस्टिक, मतलब कि मान लीजिए आपने गेहूं उगा लिया, अब उसको आपको एपीएमसी या कहीं जहाँ पर आपको सेल करना है वहां तक ले जाना है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे की जाए विद द पॉलिसी, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड द रिफॉर्म्स, ताकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में उसको इन्फ्यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया जो कि रिलेट करते हैं आपसे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ मेंस के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से।
तो आज का टॉपिक था हमारा फाइनेंस एंड इंडस्ट्री, जिसमें से हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिए हैं। बाकी के जो टॉपिक हैं आगे आने वाली वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन पूछे मुझसे कि ये जो एपीआर है, एनुअल पॉलिसी रिव्यू हम कर रहे हैं, ये कितनी बेनिफिशियल है और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए, अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि ये अलग से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको अलग से करने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये आपके करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। बस अंतर इसमें इतना है कि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के माउथ से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहाँ पे लाई गई है इस डॉक्यूमेंट में, आप देख सकते हैं। तो दिस इज नॉर्मल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वही यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं काफ़ी ईजीली। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, है ना। ओके गाइस, सो हियर कम्स द एंडिंग पार्ट। वी हैव अंडरस्टूड द टॉपिक टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली आवर टीम विल गिव यू द आंसर। और आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, आप किसी भी चीज़ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, आप सब अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो है, इसका जो सीरीज़ का नया पार्ट है, क्योंकि अब ये बुक तो ख़त्म हुई नहीं है, डॉक्यूमेंट हम पूरा ख़त्म करके ही बंद करेंगे ना। तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आ जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।